है प्रेम, भाईचारा ईश्वरीय गुण है? अगर हाँ तो लव जिहाद क्या है? लव जिहाद एक राजनीतिक मुद्दा है, एक समाज में जहर घोल करके वोट लेने का एक इंस्ट्रूमेंट है और समाज में जहर घोलने का एक तरीका है। लेकिन वो जहर घोला क्यों जाता है? क्योंकि उस जहर से जो निकलता है वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को या नेताओं को ये शूट करता है या उनको उसका फायदा होता है। इसके लिए चाहे वो 3 तलाक हुआ, चाहे वो लव जिहाद हुआ, किसी भी तरह के सांप्रदायिक मुद्दे जो उठाए जाते हैं, कहे जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा होता है, राजनीतिक फायदे के लिए होता है। जैसे आपने बीच में देखा कि 3 तलाक पर बात हुई, 3 तलाक को बदलने की कोशिश की गई। भाई भारत में 2 लॉ लागू है, एक हिंदू पर्सनल लॉ, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ। अगर कुछ करना ही है संवैधानिक रूप से तो एक देश एक कानून बनाइए, सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। अगर आप उसे मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे या उसे जहर का बीज खड़ा करने की कोशिश करेंगे उसका फायदा उठाने के लिए, तो आज आप 3 तलाक की बात कभी करेंगे तो कभी लव जिहाद की बात करेंगे तो कभी फिर खतना की बात करेंगे, फिर और भी बहुत सी बातें हैं जिनको उठा करके आप इसको मुद्दा बना सकते हैं और वोट मांग सकते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, ये कोई मुद्दा है? लव जिहाद तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपनी बहू बेटियों को इतनी संस्कृति नहीं दे पा रहे हैं कि ये लव जिहाद का कानून बनाने की कोशिश की जा रही है या कानून बनाने के स्तर तक उतरना पड़ रहा है। क्या आज हिंदू, अगर जो अपने को हिंदू कहते हैं, मैं इन सब से दूर हूं, मैं धार्मिक और इन सब चीजों पर कोई बात नहीं करता, लेकिन क्या जो अपने प्रोटेक्शन में लव जिहाद बना रहे हैं, लव जिहाद का कानून बना रहे हैं, क्या उन्हें अपने माताओं, बहनों, बेटियों पर भरोसा नहीं है? या अब उनकी संस्कृति इतनी अपसंस्कृत हो चुकी है कि उन्हें कानून से रोका जाएगा, वरना वो इसी तरह से विचलित होती रहेंगी, इसी तरह से दुष्कर्म पर जाती रहेंगी। तो ये तो एक, अगर लव जिहाद के कानून की बात की जाए तो हम समझते हैं हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति या हिंदुओं की सभ्यता और संस्कृति, अगर वो अपने को हिंदू मानते हैं तो उस पर भी एक गाली के समान है। आपका जी स्वामी जी, आपने कहा 3 तलाक। मैं अक्सर अपने सब्सक्राइबर, व्यूअर जो भी हैं, उनसे हम अक्सर, जब 3 तलाक का बिल आया था तो हम अक्सर बात किया करते थे कि मोदी जी ने 3 तलाक का बिल लाया। अगर सीधा तलाक का बिल लाते तो जितनी आलोचना हो रही है शायद ना के बराबर होती। ये तलाक का बिल लाते सभी धर्मों के लिए। जो इस तरह मोदी जी को सिर्फ मुसलमान बहन की ही चिंता क्यों है? क्या वो हिंदू बहनों से प्यार नहीं करते हैं? क्रिश्चियन बहनों से प्यार नहीं करते हैं? जैन, पारसी, तमाम तरह के धार्मिक धर्मों को मानने वाले लोग हमारे देश में निवास करते हैं। क्या मोदी जी को उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए था? लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 तलाक का बिल लाकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया, और जिसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से आज भी ये मुद्दा हमारे समाज में व्याप्त है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात सिर्फ मोदी जी ने तय कर रखा है कि उन्हें 2 तरह से देश को चलाना है। एक तरीके से वोट मांगना है और दूसरे तरीके से देश चलाना है। एक तरीके से वोट मांगना है तो वो वोट मांगने के लिए उनके पास एकमात्र एक हथियार है, हिंदू और मुसलमान। और देश चलाना है तो उनके पास एक हथियार है, सिर्फ उद्योगपति, सिर्फ पूंजीपति और सिर्फ गुजराती पूंजीपति। आपने इंट्रोडक्शन में भी यह बात कही कि आप स्वामी जी गुजरातियों पर बोलते हैं। मैं पूरे गुजरातियों पर नहीं बोलता। जैसे अगर कहा जाए कि मैं अगर ये कहता हूं कि गुजराती चोर हैं, लेकिन मैं उसके साथ ये कहता हूं सारे गुजराती चोर नहीं हैं, लेकिन जो चोर हैं वो गुजराती हैं। तो अब जो आपने सवाल किया कि 3 तलाक, सिर्फ 3 तलाक नहीं, 3 तलाक हो, 370 हो, या ऐसे बहुत से मुद्दे नरेंद्र मोदी लेके आए जो कि जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो चाहते, जैसे मैंने पहले ही कहा कि किसी दुनिया के किसी देश में 2-3 कानून नहीं है, तो भारत में 3-4 संविधान क्यों है या कानून क्यों है?
तो एक संविधान, एक देश और एक संविधान लाना चाहिए और उस पर कोशिश करनी चाहिए। और शायद वो करने की कोशिश करते तो ये सारी समस्याएं नहीं होती। किसी भी कानून को 3 तलाक लाने की कोशिश करते हैं तो कुछ मुसलमान विरोध करते हैं, या 370 पे कुछ लोग विरोध करते हैं, या ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनको उठाने की कोशिश करते हैं तो एक समुदाय या कुछ लोग विरोध करने लगते हैं। ये सारी सब बातें ही खत्म हो जाती अगर एक देश और एक कानून बना दिया जाए। सीधी बात है। और ये पहले ये बातें कह रहे थे आरएसएस वाले भी, मोदी भी, या उनके साथ जुड़े हुए भगवा लोग भी, लेकिन बाद में उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो कहने का मतलब इसको इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जा रहा है। 3 तलाक की बात तो अकेले मत कीजिए, बहुत से ऐसे लॉज हैं जिनको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह किया गया। और अगर व्यभिचार फैलाने की बात कहा जाए तो नरेंद्र मोदी आकर के 497 खत्म किया, व्यभिचार को उन्होंने बढ़ावा दिया। आप एक पत्नी के अलावा अगर आप व्यभिचार करते हैं तो आप पर कानूनन केस हो सकता था, लेकिन अब नहीं हो सकता। आप एक पत्नी आपके पास है, अगर आप दूसरी शादी नहीं कर सकते लेकिन 4 रखेल रख सकते हैं, आपको पूरी छूट है। 377 को बढ़ावा दिया, जो समलैंगिकता है, जो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को इजाजत नहीं देती। तो नरेंद्र मोदी ने जितनी हानि नरेंद्र मोदी ने भारतीय संस्कृति को, हिंदू सभ्यता को, हिंदुत्व को, भारतीयता को नुकसान पहुंचाया है, शायद ही किसी ने पहुंचाया हो। लेकिन अब रहा यह बात कि उनको सूट करता है, वोट मांगने के लिए उनके पास एक मुद्दा है, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, और जीतने के बाद काम करने के लिए पूरा देश लूट करके गुजरातियों को, अडानी अंबानी को, क्यों टाटा का नाम नहीं आता, क्यों बिरला का नाम नहीं आता, क्यों और दूसरे उद्योगपति का नाम नहीं आता, क्यों आता है सिर्फ अडानी अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी वगैरह वगैरह का, क्यों आता है गुजराती चोरों का, क्यों आता? ये नहीं, वही बात कह रहा हूं, मैं सारे गुजरातियों पर कभी नहीं उंगली उठाता और कभी, लेकिन ये कहता हूं कि जो चोर हैं वो गुजराती हैं। 90% काला धन आज गुजरातियों के पास है। नरेंद्र मोदी को मैंने कई बार चैलेंज किया कि आप बोलकर आए थे कि काले धन की लिस्ट हम जग जाहिर करेंगे, सबको जेल पहुंचाएंगे। आपने क्या किया? काले धन लाए नहीं, अंडरग्राउंड किए, वो गायब कर दिए, ठीक है, लेकिन आज कम से कम आज अल्टीमेट ब्लैक मनी होल्डर्स का नाम डिक्लेयर कर दीजिए। 90% उसमें गुजराती है। जब नाम डिक्लेयर कर देंगे तो बवाल हो जाएगा, पूरा देश सोचेगा, पूरा देश पूछेगा कि सारे चोर तो गुजराती हैं। तो सारे जब चोर गुजराती हैं, मैं सारे गुजराती चोर नहीं कर रहा हूं, सारे चोर गुजराती कर रहा हूं, तो सारे चोर गुजराती हैं तो एक गुजराती पर भरोसा कैसे किया जाए? नरेंद्र मोदी क्वालिफाई करते हैं क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए? और वो भी सही है, लेकिन बनने के बाद उन्होंने जो किया, आज उन्होंने राइट ऑफ किया बैंकों का पैसा, 90% गुजरातियों का पैसा राइट ऑफ हुआ है। 90% एनपीए बैंकों का लेकर के गुजराती बैठे हुए हैं। जब इन्होंने सत्ता में आए, नाम डिक्लेयर करना शुरू किया, 3 नाम डिक्लेयर किया था, वो भी गुजराती थे, और तीनों नाम दबाने में इनको नानी याद आ गई। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और स्विस बैंक के कहने के बाद भी किसी का नाम जग जाहिर नहीं किया। मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं आपके इस माध्यम से, आप अपने दर्शकों को बताइए कि अगर काले धन की लिस्ट, अल्टीमेट ओनर ऑफ टुडे, काले धन की लिस्ट अगर ये जग जाहिर कर दें तो एक दिन 6 आवर्स, 6 घंटे से ज्यादा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। और इस बात को मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, और इस चैलेंज को स्वीकार करें मोदी, और काले धन की अल्टीमेट ओनर की लिस्ट जाहिर कर चुका, सब बोल चुका है, करके देखें। अगर 6 घंटे से ज्यादा उस कुर्सी पर बैठ जाए तो बोलना, और इसकी जांच करवा लें। मैं जो कह रहा हूं कि 90% काला धन गुजरातियों के पास है, 90% एनपीए गुजरातियों के ऊपर है, 90% फ्रॉड गुजरातियों ने किया है। और 1947 से लेकर आज तक, जो मैं हमेशा बोलता हूं, 1947 से लेकर आज तक जितने भी वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वो फाइनेंशियल क्राइम हुए हैं, वो सब के सब गुजरातियों ने किया है। चाहे हर्षद मेहता ने, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी तक, मोदी एंड मोदी तक ले देख लो आप। स्वामी जी, आपने बहुत सारे प्रश्नों के ऑटोमेटिकली उत्तर दे दिए। बहरहाल अब हम आते हैं गोडसे जी पर, या क्या कहूं, भगवान गोडसे। मुझे तो शर्म आती है, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं कि गोडसे आतंकवादी या देशभक्त?
मेरे भाई, मेरे बंधु, आपका शुभ नाम? मदन मोहन। मेरा नाम भी मनमोहन है। एक चीज मैं बताऊं आपको, आप मुझसे मतलब इन सवालों को, ऐसे सवालों को जिनसे मैं नफरत करता हूं, मैं जिन पर बात नहीं करता, ऐसे सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, फिर भी मैं बताता हूं। भाई, अगर मुझसे आप पूछोगे तो जितनी जितनी प्रासंगिकता महात्मा गांधी की थी, उतनी ही प्रासंगिकता नाथूराम गोडसे की भी थी। मैं गोडसे को भगवान नहीं मानता, गोडसे के काम को सही नहीं मानता। मैं ये नहीं कहता कि गोडसे ने जो किया वो सही था, बिल्कुल गलत था। गोडसे को भगवान कहें या ये कहें, ये कहने का मतलब हमारी अपनी सभ्यता और संस्कृति को थप्पड़ मारने जैसा है। हम ऐसा नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि नाथूराम गोडसे एक आतंकवादी थे। ये सही शूट करेगा उनके लिए। लेकिन नाथूराम गोडसे अगर नहीं होते तो भारत आज कई टुकड़ों में बंट चुका होता। भारत का एक विभाजन हुआ था, जो कि बाद में दो हुआ, यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। महात्मा गांधी भारत के बीचों बीच एक लाइनअप देने जा रहे थे, एक पैसेज देने जा रहे थे। अगर वो पैसेज देने में सफल हो गए होते तो भारत आज दो उस तरफ हो गया और दो इधर, माने 4 टुकड़ों में बंट चुका होता। तब क्या हालात होता? कहने का अर्थ यह है, खत्म कर दूं, कहने का अर्थ यह है कि नाथूराम गोडसे ने जो किया नहीं किया होता तो भारत के कई टुकड़े हो चुके होते। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं नाथूराम गोडसे का समर्थन करता हूं। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि नाथूराम गोडसे अच्छे थे। नाथूराम गोडसे एक आतंकवादी थे, यही मेरी मान्यता है, यही मानना है। लेकिन गांधी का उस समय, गांधी के साथ जो हुआ, गांधी को जो मारा गया, उस समय वो मारे नहीं जाते। उस समय अगर मारे नहीं होते तो शायद भारत कई टुकड़ों में हो चुका होता। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि जहां जितनी प्रासंगिकता नाथूराम गोडसे की थी, उतनी प्रासंगिकता महात्मा की थी। महात्मा गांधी महात्मा थे, महान थे, लेकिन नाथूराम से नहीं होते तो भारत का नक्शा कुछ और होता। बोलिए, आपको सवाल करने जा रहा हूं। जी, जैसा कि हमें इतिहास से जानकारी मिलती है कि नाथूराम गोडसे जब गांधी जी की हत्या कर दी, उससे पहले भी नाथूराम गोडसे ने 2 अटेम्प्ट, शायद अगर मैं सही हूं तो 1944 और 1939 में 2 बार उसने मारने की कोशिश की। तो अगर आप ये बात कहते हैं कि उस समय जब गांधी की हत्या हुई थी, उस समय इस कारण से नाथूराम गोडसे सही तो आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं और भारत के टुकड़े होने की बात कर रहे हैं। तो अगर उस टाइम ये तत्कालीन रीजन आप ये दे रहे हैं, तो इससे पहले जो 2 अटेम्प्ट उसने मारने की कोशिश करी, वो पकड़ाया भी चाकुओं के साथ, पिस्तौल के साथ, तो वो उस समय महात्मा गांधी देश के लिए कौन सा खतरा थे? महात्मा गांधी, आप समझिए, अगर मैं महात्मा गांधी पर नहीं बोलना चाहता। मेरी क्षमता, मेरी औकात, मेरा कद, मेरा नॉलेज, मेरा ज्ञान उस लेवल का नहीं है कि मैं महात्मा गांधी पर कोई टिप्पणी करूं या उन पर कुछ कहूं। लेकिन आप कह रहे हैं, मतलब महात्मा गांधी के प्रादुर्भाव से लेकर के महात्मा गांधी के अंत तक, महात्मा गांधी का जो वर्चस्व रहा, महात्मा गांधी का जो क्रियाकलाप रहा, महात्मा गांधी की जो कार्यशैली रही, वो नरेंद्र मोदी से 100% मिलती जुलती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको बताता हूं। कोई भी व्यक्ति जब अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए किसी भी तरह का निर्णय लेना शुरू कर दे, तो वो देश पर भारी पड़ने लगता है। महात्मा गांधी के बहुत से निर्णय ऐसे हुए हैं जो देश पर भारी पड़ने लगे हैं, देश पर वजन की तरह लगने लगे हैं, या यूं कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों के क्रांति को डीरेल्ड करके, अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत से भगाने को न करके, अंग्रेजों से समझौता करके सरकार आजादी लेने की कोशिश जो थी, काफी गलत थी। तो कहने का अर्थ यह है कि गांधी जी के बहुत से निर्णय ऐसे हैं जिन पर मैं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सच यह है कि गांधी जी का शुरू से लेकर अंत तक का जो भी कार्यकाल है, उसमें बहुत से ऐसी बातें हैं जो ठीक नहीं थी।
या देश के लिए ठीक नहीं थी, समाज हमारे राष्ट्र के लिए ठीक नहीं थी। गांधी जी ने पूरे भारत में एक आंदोलन चलाया और लोगों को सैनिकों में भर्ती करवाया, आवाहन किए थे, यह गांधी जी ने किया था। और आवाहन करके द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए प्रेरित किया और भेज रहे थे। यह कहां तक सही है? तो मैं समझता हूं मेरे भाई कि हम गांधी जी पर बात ना करें, हम बहुत छोटे हैं, गांधी जी पर बात करने के लिए हम बहुत छोटे हैं, बहुत साधारण हैं। हम एक किसान हैं और किसान संत हैं। हमारे हम अगर ज्यादा कुछ फोकस डाल पाएंगे तो कृषि पर डाल पाएंगे, किसानों पर डाल पाएंगे, उनकी समस्याओं पर डाल पाएंगे। हम जो गुजर चुके हैं, महात्मा गांधी या जो भी हैं, उन पर उंगली उठाएं, उन पर बात करें, ये ठीक नहीं। और वैसे भी एक कार्यशैली रही है। मैंने मोदी के लिए की बात करी, सरदार पटेल हो, सरदार पटेल क्रांतिकारी, मैं यही कहता हूं, सरदार पटेल कभी क्रांतिकारी नहीं थे। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे क्रांति की बात कही जाए, जिससे क्रांति की बात हो। कहा आजादी की लड़ाई में पटेल ने भाग नहीं लिया, आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने भी भाग नहीं लिया है। सीधे आजादी की लड़ाई या मतलब, और हम आजादी की लड़ाई उसे ही कहते हैं जो हथियार उठाकर आजादी के लिए लड़ रहा था। हम क्रांतिकारी सिर्फ उसे मानते हैं, और भारत आजाद भी सिर्फ उनके ही डर से हुआ था। भारत आजाद आंदोलन करने से, भारत आजाद अनशन करने से, भूख हड़ताल करने से ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन उस समय जब अंग्रेज फंस गए और द्वितीय विश्व युद्ध में, उस समय हमें उस अवसर का लाभ उठा करके उन्हें यहां से जड़ से खत्म करके भगा देना चाहिए था। लेकिन उस समय गांधी जी उनकी सेवा में लग गए, उनकी मदद करने में लग गए। बहुत सी ऐसी बातें हैं। मैं समझता हूं मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं गांधी जी के बारे में बात करूं, लेकिन मैं क्रांतिकारी ना गांधी जी को मानता हूं ना पटेल को मानता हूं। और वैसे भी पटेल के बारे में तो नरेंद्र मोदी खुद एक किताब लिख चुके हैं, शायद किताब का नाम है ज्ञान ज्योति, ऐसे कुछ नाम है, मैं नाम अभी याद नहीं आ रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी ने खुद लिखा है कि पटेल तो एक अय्याश थे और अपने बार में बैठ करके, बार काउंसिल में बैठ करके क्रांतिकारियों के विपरीत बातें किया करते थे, क्रांतिकारियों को मूर्ख कहा करते थे। तो कहने का अर्थ यह है, हम उन बातों पर नहीं जाते, हम उन पर, माने गांधी जी पर बोलने के लिए हम सक्षम नहीं है, मतलब हमारी क्षमता नहीं है। लेकिन हमने सोच अपनी आपके सामने रख दी कि हम क्या सोचते हैं, और इसीलिए हम नाथूराम गोडसे को आतंकवादी मानते हुए भी उनकी प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता। आगे स्वामी जी, आपके काफी सारे जो आपने बातें कही, उससे मैं खुद को ये कर पाता हूँ। कुछ बातें ऐसी भी आपने कही, लाइक गांधी जी की तुलना और मोदी जी के कामों की तुलना, एक्टिविटी की तुलना आपने एक समान करी, तो उससे मैं ये नहीं एग्री नहीं करता हूँ। बहरहाल हमने आपको बुलाया, आप हमारे मेहमान हैं, और हम जब किन्हीं को बुलाते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम जो सोचते हैं वही सामने वाला भी सोचे। अगर ऐसा होता तो हमें एक दूसरे से बिठाकर बात करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी सीरीज की आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। भारत को हिंदू राष्ट्र आप देखना चाहते हैं? इस सवाल के जवाब के बाद हम प्रेजेंट में आएंगे, क्योंकि आपकी जो नॉलेज और आपके तमाम वीडियोज में हमें इसकी झलक मिल रही थी। इसके लिए मैं ये तमाम सवाल आपसे नहीं करता तो शायद मेरा ये इंटरव्यू आपके साथ अधूरा होता। जी, वर्तमान में आप भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं? आज हम खुद भी एक राष्ट्र नहीं है, आज हम खुद भी एक उधार का संविधान जी रहे हैं, आज हम खुद भी 99 ईयर्स के लीज पे चल रहे हैं। राजीव भाई को सुनिए, जो राजीव भाई को सुनते होंगे वो समझेंगे और समझ जाएंगे और जानते हैं। हम अभी भारत को राष्ट्र ही नहीं बना पाए, फिर हम हिंदू राष्ट्र की बात कहां से कर सकेंगे? हम अपनी संस्कृति को पूरी तरह से जीवित नहीं कर पाए तो हम हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर सकते हैं? हिंदू राष्ट्र की बात, किसी भी राष्ट्र को किसी धर्म से अगर जोड़ना चाहते हैं तो क्या हमने अपनी संस्कृति को जिंदा किया? क्या हमने अपनी भाषा को वो इज्जत दी जो देनी चाहिए? हिंदी को हमने वो इज्जत दी, हमारी संस्कृत भाषा को हमने वो इज्जत दी जो देनी चाहिए? आज भी हम आधे अधूरे भारतीय हैं, आज भी हम अंग्रेजी की पूंछ पकड़ करके लटक कर चलते हैं, और हम समझते हैं जो वर्तमान सरकार है और अधिक तेजी से उसी लीक पे चल रही है। तो हमने अपनी भाषा को नहीं सुधारा, हमने भेषज को नहीं सुधारा, हमने अपने खान पान को नहीं सुधारा। हमने, और जिस दुनिया के जो भी देश आजाद हुए हैं
वो सारे देश सबसे पहले यही काम किए हैं। उन्होंने अपनी भाषा को सुधारा है, पहला काम। उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति को सुधारा है, उन्होंने अपने भेषज को, पहनावे को सुधारा है, उन्होंने अपनी बोलचाल को सुधारा है, अपनी संस्कृति को सुधारा है। हम कुछ ना करके भी आधे अधूरे भारतीय होते हुए, आधी अंग्रेजी, आधी ना हम अंग्रेज सीधे हैं, ये राजू भाई कहते थे, ना हम अंग्रेज ही बन पाए और ना हम भारतीय रह पाए। और इस आधी अधूरी जिंदगी में अगर हम ये कहें कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात कोई नहीं हो सकती। अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमारी संस्कृति को पहले, जो ये कहता है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो हम हिंदू राष्ट्र से पहले हमें अपने गौ माता की रक्षा चाहिए। हम जिन चीजों को कहते हैं कि जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार जो खत्म होता जा रहा है, आज हम पिज्जा बर्गर पे आ गए हैं, कल हम मजबूर हो जाएंगे पिज्जा बर्गर खाने के लिए, हम रोटी के लिए तरस जाएंगे, हम अब चावल दाल के लिए तरस जाएंगे। हम जिस तरफ देश को जिस तरफ ले जाया जा रहा है, वो हमें हिंदू राष्ट्र की बात तो छोड़ दो, राष्ट्र भी नहीं रहने देगा। तो हमारी आज जरूरत है, पहले हम अपने को राष्ट्र बना ले, भारत को राष्ट्र बना ले। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, लेकिन क्या हमारा, राजू भाई कहते थे, क्या हमारा गण बन चुका है? यानी हमारा संविधान बन चुका है? आज भी हम अंग्रेजों का संविधान लेकर के अपने यहां चला रहे हैं, उनका, और लीज पे, पट्टे पे। और ना ही हम अपना संविधान बना पाए, ना ही हम अपना तंत्र बना पाए उसको इंप्लीमेशन के लिए। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए हैं कि हम एक राष्ट्र बन सकें पहले, उसके बाद हिंदू राष्ट्र की बात आती है। तो पहले हम अपनी संस्कृति, सभ्यता और अपने राष्ट्र को जीवित कर लें, फिर हम हिंदू राष्ट्र की बात करें तो अच्छा लगेगा। मैं समझता हूं इस समय यह बात कहना, हिंदू राष्ट्र की बात या हिंदू राष्ट्र के बारे में आकर, भाई पहले तो हम राष्ट्र ही बन जाएं, पहले तो हम इंसान ही बन जाएं, उसके बाद हम अपने इतिहास भविष्य के बारे में सोचेंगे।